हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सो माई सेल्फ वाइट देवांगन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल केम एडिक्ट। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम इस टॉपिक को मॉडल की सहायता से देखने वाले हैं। हर एक मॉलिक्यूल का हम ज्योमेट्री एज वेल एज शेप मॉडल की सहायता से सीखेंगे कि कैसा होता है, ताकि आप उन चीज़ों को, उनके शेप और ज्योमेट्री को इमेजिन कर सकें। और कभी भी जो इमेजिन किया हुआ चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा दिन तक याद होता है, इसीलिए मॉडल की सहायता से हम चीज़ों को इमेजिन करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप एक कॉपी में ऐसा एक टेबल ड्रॉ करिए, और उस टेबल में कौन कौन से कंटेंट होंगे। एक तो होगा सीरियल नंबर, उसके बाद होगा वैल्यू ऑफ जेड। अब ये जेड है क्या चीज़, तो इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम निकालते थे वैल्यू ऑफ जेड। वो कहाँ से आता था, यदि मुझे किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं और उस सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को जब जोड़ते थे तो क्या निकलता था, वैल्यू ऑफ जेड। वही वैल्यू ऑफ जेड हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे। अब उस वैल्यू ऑफ जेड से हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे वैल्यू ऑफ जेड कितना आया 2, तो हमें क्या करना होता है, 2 ऑर्बिटल गिनने होते हैं। मतलब जेड की वैल्यू के बराबर हमें ऑर्बिटल्स गिनने होते हैं। जैसे 2 आया जेड की वैल्यू, तो हम 2 ऑर्बिटल्स गिनेंगे, एक एस का होगा और दूसरा पी का होगा। तो टोटल कितना आया, एस और पी 2, तो वो जेड के बराबर आ जाता है, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे एक और एग्जांपल है, मान लो जेड की वैल्यू है 3, तो 3 ऑर्बिटल आप गिनेंगे, एस का 1 और पी के कितने 2, तो वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, जेड की वैल्यू के बराबर। तो जो जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है उसको हम इस कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हम उन हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो जो ज्योमेट्री आता है उसको हम इस कॉलम में लिख लेंगे। अब वो ज्योमेट्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ चेंज होते जाता है। हो सकता है कि हम जिस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री देख रहे हैं उसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम इस कॉलम में उसका शेप लिख लेंगे। ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ उसका शेप जो भी आएगा उसको यहां लिख लेंगे। अगर उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर के साथ जो भी शेप आता है उसको हम यहां लिख लेंगे, और 3 लोन पेयर के साथ जो भी शेप आता है उसको हम यहां लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट टेबल तैयार हो जाएगा जिसमें सभी हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या क्या ज्योमेट्री आता है और उनके लोन पेयर के साथ क्या क्या शेप आता है वो कंप्लीट इस टेबल में भर जाएगा। तो क्या होगा कि आसान हो जाएगा हमारे लिए ये जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना। तो सबसे पहला काम आप करिए, ये टेबल बनाइए, उसके बाद हम इन चीजों को क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल को भरेंगे, कैसे भरेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ जेड लिखेंगे। वैल्यू ऑफ जेड कम से कम में कितना आता है, 2 आता है, क्योंकि कम से कम 2 एटम आपस में मिलेंगे ही हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो कम से कम 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तभी तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो जेड की वैल्यू कम से कम में कितनी आएगी, 2, और 2 जब आएगी जेड की वैल्यू तो जेड की वैल्यू के बराबर हमें ऑर्बिटल गिनने होते हैं। कौन से ऑर्बिटल आएंगे, एक तो एस का आएगा, सबसे पहले एस खत्म हो जाता है 1 में, तो उसके बाद आएगा पी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आया 2 वैल्यू के साथ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ, उसका ज्योमेट्री। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन जब रहता है तो ज्योमेट्री आता है लीनियर, ज्योमेट्री आता है लीनियर। ठीक है, अब यहां देखेंगे मैंने क्या लिखा है, यहां ज्योमेट्री ब्रैकेट में लिखा है विथ 0 लोन पेयर। तो अगर किसी एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो चुके हैं, उनके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका जो शेप आता है उसको ही ज्योमेट्री बोला जाता है। मतलब इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप उस मॉलिक्यूल का वही होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहां लीनियर है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन के साथ लीनियर। अब मान लो लीनियर शेप तो पहले समझ लीजिए होता कैसे है, इस तरीके से। मान लो मैं एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन द सेंस उसमें कितने एटम होंगे, 2 एटम। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम, और 2 एटम के साथ वो एक ही तरीके से जम सकते हैं, ये लीनियर फॉर्म में। लीनियर मतलब दोनों जो एटम है वो एक लाइन में जमे हुए हैं, इसलिए ये शेप जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर शेप। ठीक,
तो ये लीनियर शेप है। डायटोमिक मॉलिक्यूल कभी भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर शेप में जम सकते हैं, तो ये है लीनियर शेप। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल, हो सकता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 3 एटम हो, तो 3 एटम, एक और एटम यहां पर जोड़ दे रहा हूं मैं इस तरीके से, ये तो 3 एटम हो तो वो लीनियर में इस तरीके से जमेंगे, लीनियर शेप में। कैसे? ये एक एटम, ये सेंट्रल एटम और ये वाला एक और अटैच्ड एटम, ये तीनों एक लाइन में जमे होंगे, तो ये कहलाता है लीनियर शेप। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो तो वो लीनियर शेप में जम सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आया लीनियर शेप sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अब लीनियर शेप को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब बोलेंगे कि अगर उस सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लीनियर शेप के बाद वो किस शेप में कन्वर्ट होगा, तो वो लीनियर शेप के बाद आगे सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। लीनियर शेप सबसे सिंपलेस्ट शेप होता है, इसके बाद वो और कहीं नहीं जा सकता। तो ये जानकर रखिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन अगर आया तो उसका ज्योमेट्री क्या आएगा, लीनियर, और शेप भी क्या हो जाएगा उसका, लीनियर, चाहे उसके 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। हम सारे एग्जांपल करेंगे, पहले एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, सारा कुछ हमें पता चल जाएगा, तब एग्जांपल करने में मजा आता है। सब आपके माइंड में है, फटाफट जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको कर लेंगे तो तुरंत माइंड का एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। तो सब ये चार्ट तैयार करने के बाद इसको कहां अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में। दूसरा देखते हैं, मान लो वैल्यू ऑफ z आया 3, तो 3 ऑर्बिटल आपको गिनने हैं, कौन कौन से, एक तो s खत्म हो जाता है एक के बाद, तो कहां कूदेंगे, p में। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p के 3 ऑर्बिटल्स, पर हमें z की वैल्यू 3 करने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, एक s का हुआ और p के कितने लगेंगे, 2, तो ये हो गया 2 और 1 3, तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री आता है ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या आता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसे होता है, चलिए ये लीनियर का काम खत्म हो गया, अब देखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसे होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कुछ इस तरीके का होता है, ये सेंट्रल एटम, ठीक है, उसके बाद ये तीनों हैं अटैच्ड एटम, कुछ इस तरीके से जमे होते हैं, ट्राइगन में, त्रिभुज में जमे हुए होते हैं, ये त्रिभुज की का आकार बनाते हैं, इसलिए इसको ट्राइगोनल बोला जाता है। और ये सारे एटम, ये और ये चारों सभी एटम जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब अगर मैं इसको कोई सरफेस में से चिपका के रखूं तो सारे के सारे एटम चिपक जाएंगे, तो ये कहलाता है प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये शेप का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल शेप होने के कारण ट्राइगोनल, और सारे एटम एक ही प्लेन में होने के कारण प्लेनर, तो ये स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कब आएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 के साथ ज्योमेट्री आता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये ज्योमेट्री और कब आ सकता है, जब किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2 और उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो विथ 0 लोन पेयर, तो 0 लोन पेयर के साथ वो क्या देगा, ज्योमेट्री, और उसका शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। 0 लोन पेयर के साथ जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब मान लो हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है और उसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp2 पर उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब किस कंडीशन में जा रहे हैं हम लोग, यहां से यहां जा रहे हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा VSEPR थ्योरी आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि उसी से बनना है ये हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल, VSEPR थ्योरी से ही बनता है, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर से हम कहां कूदे, उसमें मान लो सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ जगह देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल एटम में ही रहेगा ना, ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जगह देंगे। जगह कैसे देंगे, आपको किसी बॉन्ड को हटाकर उसके जगह में क्या रखना पड़ेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देंगे, थोड़ा हिसाब से हटाना है, बॉन्ड को जब हटाते हैं और उसके जगह में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखना होता है, तो हमें पता है कि बॉन्ड में क्या होते हैं, बॉन्ड में होते हैं बॉन्ड पेयर, अभी इससे पहले पढ़े हैं VSEPR थ्योरी, बॉन्ड में क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो क्या चाहते हैं, हम मिनिमम रिपल्शन में रहें,
तो हमें लोन पेयर को उस जगह पर रखना है जहां से वो बाकियों को कम रिपेल करे, रिपल्शन कम रहे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। ये और इस वाले के बीच 120 डिग्री का एंगल बनता है। चलो यहां बना देता हूं। यहां ये मान लो ए है और यहां पर लगा हुआ है बी और ये बी, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ये ट्राइगोनल और ये प्लेनर एक ही प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब इसके जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स, इनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। तो इसके बीच का भी एंगल 120, इसके बीच का भी एंगल 120। सारे एंगल सेम होते हैं, सारे एंगल सेम हैं, इसीलिए हम किसी को भी निकालकर उसके जगह में लोन पेयर को जगह दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे एंगल सेम है। यहां से भी हटाओगे तो इनका और लोन पेयर का डिस्टेंस सेम आएगा, यहां को भी हटाओगे तो इनका और लोन पेयर डिस्टेंस सेम आएगा, क्योंकि सभी एंगल सेम है। तो आप जहां से चाहे वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मान लो मैं यहां से निकाल दिया, यहां से एक बॉन्ड पेयर को हटाया, बॉन्ड को हटाया, और इसके जगह में हमने क्या दिया, उसको एक जगह दिया लोन पेयर को रखने के लिए। ठीक है, समझिए बात को। हमने क्या किया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकाला, ज्योमेट्री आया ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री आ गया ट्राइगोनल प्लेनर, पर हम बोल रहे हैं कि उसमें जो सेंट्रल एटम है उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह चाहिए। तो जगह कहां से, क्योंकि बॉन्ड एंगल सारे सेम है, तो आप हटाइए कहीं से भी, और हटाएंगे तो यहां पर आ गया अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब ये शेप देखेंगे, इसका शेप को मैं बार बार बता चुका हूं, इसके पहले भी बताया हूं कि शेप हमें कैसे देखना होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो अटैच्ड एटम है वो किस शेप में जमे हुए हैं, वही मॉलिक्यूल का शेप कहलाता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि शेप से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करके बाकी एटम को देखेंगे कैसे जमे हुए हैं। तो ये जमा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब एक लोन पेयर के साथ ना, एक लोन पेयर के साथ जमा हुआ है इस तरीके से। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, तो ये कैसा दिख रहा है, ये एक इंग्लिश के लेटर वी से मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है वी शेप। क्या शेप बोलते हैं इसको, वी शेप। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं वी शेप। एक लोन पेयर के साथ क्या आता है, वी शेप, इस तरीके से। ठीक है, अब ये वी शेप है, इसको एक और नाम दिया जाता है। ये हम क्या किए, इसको पहले जैसे कर दिए। ये अगर सीधा हो, एक रॉड जैसे हो सीधा, तो अगर मैं इस रॉड को ऐसे मोड़ूं, बेंड करूं, तो ये इसी शेप में आ जाएगा। एक सीधा रॉड है मान लो, इसको मैं ऐसे मोड़ूं, बेंट करूं, तो ये इस शेप में आ जाएगा। तो ये एक और शेप कहलाता है बेंट शेप। इसका और नाम क्या है, बेंट शेप। अरे वो मूवी वगैरह में देखते नहीं हो, जो हीरो ऐसे जो रॉड रहता है, आयरन रॉड, उसको ऐसे मोड़ कर किस शेप में ला देता है, वी शेप में या बेंट शेप में। असल में वो केमिस्ट्री सिखा रहे होते हैं, वो केमिस्ट्री सिखा रहे होते हैं, देखो भाई ये शेप कौन सा है, वी शेप है, बेंट शेप है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़िए। ठीक है, तो ये वही है। ये एक और नाम दिया जाता है इसको, ऐसा सीधा हो तो इसको बेंट करेंगे तो इसी शेप में आएगा, इसलिए ये शेप कहलाता है बेंट शेप। तो किसी भी से पूछा जा सकता है नाम से, ये बेंट शेप। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बेंट शेप आता है। चलिए देखते हैं कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, पर हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में, तब क्या शेप आएगा। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने एक जगह खाली किया, ठीक है, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो जगह खाली करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये मान लो हम ये देखें इस तरीके से, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह दिए हम, यहां पर आया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे, एक और बॉन्ड को हटाएंगे और जगह किसको देंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो एक और बॉन्ड हटा दिए इस तरीके से, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहां है और यहां है। अब शेप देखना है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है, आप उसको तो छोड़ दो, दिख भी नहीं रहा है इसमें, ठीक। तो इसको तो नेग्लेक्ट करना है और देखना है बाकी जो अटैच्ड एटम है कैसे जमे हुए हैं, तो ये किस फॉर्म में जमे हुए हैं। ये कहलाता है लीनियर शेप। एक लाइन में है, दो बचे हुए एटम जो है वो एक लाइन में है, एक लाइन में होने के कारण लीनियर शेप। तो अगर हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तो वो देता है लीनियर शेप, लीनियर शेप, ठीक है।
अब पता तो है लीनियर शेप जो है आगे और सिंप्लीफाई नहीं होता, वो लीनियर ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सीखा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी का आया तो ज्योमेट्री आता है ट्राइगोनल प्लेनर, पर अगर उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो देगा वी शेप या बेंट शेप। अगर सेंट्रल एटम में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा शेप देगा, लीनियर शेप। ये सारा कुछ हम अप्लाई करेंगे तब भी देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम बस एक टेबल तैयार कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज के लिए ताकि ये आपको याद हो जाए और हम उनको अप्लाई कर सकें क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इसके बाद अगर वैल्यू 4 हो तो क्या आएगा, चलिए करते हैं। वैल्यू 4 आएगा जेड का, तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या आएगा, एस का 1 और पी के 3 ऐसे ऑर्बिटल आपको गिनने होंगे, तो 3 और 1 ये क्या हुआ 4, तो sp3 हाइब्रिडेशन आता है वैल्यू ऑफ जेड जब 4 हो। तो अब क्या करना है, sp3 हाइब्रिडेशन के साथ क्या आएगा हमारा, ज्योमेट्री आता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। हाँ, अब टेट्राहेड्रल शेप कैसे दिखता है, तो टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का इन द सेंस, यहां पर देखो ये बीच में सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर की ओर और 3 ऐसे एक पिरामिड की तरह जमे होते हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो ये मैं ऐसे घुमा के दिखा दे रहा हूं आपको ताकि आप इमेजिन कर सके कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल क्या क्या होता है। तो यहां जो बॉन्ड एंगल है वो सारे बॉन्ड एंगल होते हैं 109.5, ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं, इसको दो तरीके से बोला जाता है, 109.5 डिग्री, ठीक है, और एक बोला जाता है 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बोलो, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं इसमें 109.5 डिग्री का फासला होता है, ये और ये उतने डिस्टेंस में होते हैं, ये और ये भी उतने डिस्टेंस में होते हैं, ये और ये भी उतने डिस्टेंस में होते हैं, ये और ये भी उतने ही डिस्टेंस में होते हैं, मतलब सारे बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं, 109.5। चलो यहां पर बना लेते हैं, जैसे मैं मेथेन का ही एग्जाम्पल लेता हूं। मेथेन में सेंट्रल एटम होता है कार्बन, उसके बाद जो अटैच्ड एटम होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल, ये और ये सारे कितने में जमे होते हैं, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री में। क्यों होता है ऐसा, VSEPR याद करिए। यहां पर ये सारे, इसमें देखो कार्बन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड पेयर, वो सारे सेम है, यहां बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो सब में रिपल्शन एक जैसे होगा। एक जैसे रिपल्शन होगा तो ये बराबर में रिपेल होंगे, बराबर मात्रा में रिपेल होंगे, और इनका एंगल क्या आएगा, सबका सेम आएगा। तो ये टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहां sp3 हाइब्रिडेशन जब आया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया। अब मान लो उस मॉलिक्यूल में, वो तो भूल जाइए, हो गया, चलो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब बोल रहे हैं कि अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उस सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड को हटाकर उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जगह देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे बॉन्ड एंगल सेम हैं। तो जहां से भी निकालेंगे लोन पेयर का रिपल्शन उसका बराबर आएगा बाकियों के साथ, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है। तो आप कहीं से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां हमने क्या किया, अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेंट्रल एटम में, ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी भी एक बॉन्ड को हटाया इस तरीके से। अब यहां क्या आ गया, यहां आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका शेप देखना है, शेप कैसे देखेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना ही नहीं है शेप के लिए, बाकी अटैच्ड एटम को देखो वो किस तरीके से जमे हुए हैं। किस तरीके से जमे हुए हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर आप ये शेप को एक सरफेस पर रखेंगे ऐसे, इस तरीके से, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये एक पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है। पिरामिड होता है जैसे इजिप्ट का पिरामिड, ऐसे ही तो दिखाई देता है क्या, ऊपर में एक ऐसे एटम रहता है, जैसे इसको मैं मान लिया ऊपर का पार्ट, और ये 3 नीचे में जमे हुए हैं, तो एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है, क्योंकि इसके 3 ऐसे एटम हैं नीचे जमे हुए,
तो ये एक त्रिभुज की तरह आकृति बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइगोनल, और पिरामिड के कारण पिरामिडल। स्ट्रक्चर का नाम क्या आ जाएगा, शेप का नाम क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो एक लोन पेयर के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है, एक लोन पेयर के साथ। ऊपर में लोन पेयर को जगह दी है, ठीक। अब फिर से आते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कब आया, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे एटम में, ठीक है। तो हमारे एटम, ये सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब मान लो एक लोन पेयर नहीं, उसकी जगह में कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। इस सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर है, तो बताओ भाई कितने बॉन्ड को हटाकर जगह देना पड़ेगा, 2 बॉन्ड को। सारे बॉन्ड एंगल सेम है, तो यहां से आप एक बॉन्ड हटाएं, लोन पेयर को जगह दिए, एक और बॉन्ड को हटाकर, क्योंकि 2 लोन पेयर है इस बार, तो एक और बॉन्ड को हटाकर आप लोन पेयर को जगह देंगे। तो एक तो यहां पर और एक तो यहां पर, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो 2 लोन पेयर को यहां रख दिए, और बाकी अटैच्ड एटम का शेप देखेंगे तो ये शेप कौन सा दिख रहा है, अभी हम देखे हैं ये शेप को, तो ये शेप कहलाता है वी शेप। इसको आप उल्टा करिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये शेप कौन सा कहलाएगा, वी शेप, इंग्लिश के लेटर वी से मिलता है। तो यहां 2 लोन पेयर के साथ इसका शेप आता है वी शेप। वी शेप को और क्या बोला जाता है, यहां बेंट शेप, बेंट शेप। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ 2 लोन पेयर अगर हमारे सेंट्रल एटम में हो, वी शेप आता है, वी शेप। मान लो अब 2 लोन पेयर की जगह 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो क्या करेंगे, हमने तो 2 को जगह दे दिया है, 2 को जगह दे दिया है, अब 3 को जगह देना है, तो हम क्या करेंगे, एक और बॉन्ड को हटाएंगे और उसके जगह क्या रखेंगे, लोन पेयर। तो एक और बॉन्ड को हटा दो ना, ठीक है, ये एक और बॉन्ड को हटा दिए, तो 3 लोन पेयर अब यहां आ गए, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और यहां 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर के साथ ये शेप कौन सा आया, 3 लोन पेयर को जगह दे दिए, तो ये अटैच्ड एटम बचा एक। अब ये कौन सा शेप है, लीनियर शेप, दिखाई दे रहा होगा, लीनियर शेप। तो 3 लोन पेयर के साथ ये जो आता है वो आता है लीनियर शेप, लीनियर शेप, ठीक है। तो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां खत्म होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री आता है। अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लीनियर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जब z की वैल्यू कितनी हो, 5, z की वैल्यू 5 है तो 5 ऑर्बिटल हम गिनेंगे, s p के 3 और d का 1। कैसे, 1 और 3 कितने हुए, 4, 4 और 1 कितने हुए, 5, sp3d। अब इसके बाद ये sp3d के साथ जो ज्योमेट्री आता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आता है कब, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप दिखता कैसे है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं क्या करता हूं, इसको सारे एटम को हटाकर एक बार आपको जमा कर दिखा देता हूं। ये कोई मॉलिक्यूल है जिसका ये बीच में सेंट्रल एटम, ये बीच में क्या है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम में क्या होते हैं, 3 जो हमारे एटम हैं वो एक ट्राइगोनल ज्योमेट्री में जमे होते हैं, ट्राइगोनल इस तरीके से। ये 3 जो होते हैं वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री में जमे होते हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल। अब इसमें क्या किया, इसको मैं टिल्ट कर दिया इस तरीके से, और ऊपर में क्या लगाया, एक एटम। अब देखेंगे, इस एटम को इसके साथ मिलाया, इस एटम को इसके साथ मिलाया और इस एटम को इसके साथ मिलाया, तो एक क्या बनेगा, पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। तो यहां ऊपर में एक पिरामिड और यहां वैसे ही नीचे में दूसरा पिरामिड। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, देखो यहां ये ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं, तो ये ट्राइगोनल, ऊपर में एक पिरामिड, ठीक है, और नीचे में दूसरा पिरामिड। तो ये कितने पिरामिड है, 2, 2 को क्या बोला जाता है, बाई। तो हमारा इसका ज्योमेट्री का नाम क्या आया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कुछ इस तरीके का होता है। चलो मैं यहाँ बना भी देता हूँ। यहाँ मान लो ये PCl5 का होता है, PCl5, यहाँ PCl5 इसका जो ज्योमेट्री आता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों जो बॉन्ड हैं वो किस में जमे हुए हैं? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ एक Cl, यहाँ दूसरा Cl और यहाँ तीसरा Cl, ये जमे कैसे हैं? ये जमे हुए हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। ठीक है, एक ये वाला ये ऊपर की ओर, ये क्लोरीन ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, तो एक नीचे की ओर क्लोरीन। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे? इसके जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ ये किन किन शेप में कन्वर्ट होगा वो देखेंगे। तो हमें क्या करना होता है? बॉन्ड को हटाकर किसको जगह देना होता है? लोन पेयर को जगह देना होता है। पर ध्यान क्या रखना है उसको यहां पर ध्यान से सुनिए। यहां सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? यहां हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर देखे, यहां टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखे, दोनों में ही जो बॉन्ड एंगल थे वो सारे एटम के बीच सेम बॉन्ड एंगल थे। ठीक है, इसीलिए हम यहां कहीं से पर भी निकाल कर उस लोन पेयर को जगह दे रहे थे। पर यहां ऐसा नहीं है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं, और बॉन्ड एंगल अलग अलग जब होंगे तो आपको ऐसा बॉन्ड हटाना है और लोन पेयर को जगह देना है जहां से लोन पेयर का रिपल्सन बाकियों के लिए कम लगे, क्योंकि ज्यादा रिपल्सन होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये सबसे पहले तो समझिए, ये दो पिरामिड आपके सामने में हटा रहा हूं, एक ऊपर का पिरामिड और ये नीचे का पिरामिड। क्यों हटाया? क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, और अभी हम सीखे हैं कि ट्राइगोनल जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उनमें ये एटम्स के बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120, 120 और 120। पता तो है, अभी हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये इनके जो ट्राइगोनल शेप में जमे हुए एटम है उनके बीच का एंगल है 120। तो यहां मैं लिख देता हूं ये जमे हुए हैं 120 में, 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं? पिरामिड को वापस लगाता हूं। ये एक पिरामिड ऊपर की ओर और एक पिरामिड है नीचे की ओर। ठीक है, तो ये बाइपिरामिडल शेप में जम गए ये। ठीक, अब यहां देखेंगे कि ये जो ट्राइगन में जमे हुए हैं, ये ट्राइगोनल शेप में जो जमे हुए हैं उनके और ये पिरामिड वाले एटम के दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है? तो पिरामिड वाला एटम और ये हमारा ट्राइगोनल शेप वाला एटम, तो इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री, इसके इसमें 90 डिग्री, और वैसे ही इसको देखोगे तो इसके साथ 90 डिग्री। वैसे ही नीचे वाले के साथ भी है, नीचे जो पिरामिड है उनके साथ इसका बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, वैसे ही इसका 90 डिग्री और यहाँ इनका 90 डिग्री। तो सारे जो ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं उनका और किनका? ऊपर या नीचे वाले का? इनका। तो इनका बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कितने बॉन्ड एंगल है? यहां पर है ये 120 डिग्री वाला, एक दूसरे से 120, एक दूसरे से 120, जबकि ये पिरामिड नीचे की ओर और पिरामिड ऊपर की ओर, इनके साथ ये जो ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं उनका डिग्री है 90 डिग्री। और ये तो दिख ही रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों Cl, ऊपर वाले Cl और नीचे वाले Cl दोनों किस में जमे हुए हैं? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला किस में है? 180 डिग्री में, 180 डिग्री। तो कई बार क्या होता है, ये पूछ दिया जाता है कि ये जो हमारा ये वाला Cl और ये वाला Cl दोनों के बीच डिग्री कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 180 डिग्री। ये ट्राइगोनल शेप में जो है, ये ट्राइगोनल शेप में है, और ये जो ऊपर लगा हुआ है इनके बीच का डिग्री कितना होता है, कितना एंगल होता है? तो वो होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, कई बार ये, चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, आप समझ सके इस बात को। इसीलिए मान लो मैंने बनाया एक मॉलिक्यूल PCl3F2 का, PCl3F2 का, तो यहां पर थोड़ा सा और एक नया चीज ऐड कर रहा हूं। यहां पर हमारा एक रूल है, बेंट रूल। वो बोलता क्या है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर लगते हैं। एक्सियल पोजीशन कौन सा है? ये ऊपर और नीचे वाला आता है ना, ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड जो है एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ऊपर नीचे वाला बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड, और ये जो तीन लगे हुए हैं ट्राइगोनल शेप में इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। बोलने से थोड़ा सा समझ लीजिए,
ये जो है वो थोड़ा अलग टॉपिक है, मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा, पर थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये ऊपर और ये नीचे, ये दोनों बॉन्ड होते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो हमारे ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं, इनको, इन बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये बेंट रूल बोलता है कि जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा कहां आएगा, एक एक्सियल पोजीशन पर। वो कहां आएगा, हमेशा एक्सियल पोजीशन पर। तो यहां मैं फास्फोरस को लिखा, उसके बाद यहां मैं क्या लिखा, 3 क्लोरीन को। क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 क्लोरीन किस में जमे हुए हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और मोर इलेक्ट्रो इसमें कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां है फ्लोरीन, यहां है फ्लोरीन, और 3 जो लगे हुए हैं ट्राइगोनल शेप में, 3 जो लगे हुए हैं वो है क्लोरीन। अब हो सकता है वो क्वेश्चन कैसे करे, फ्लोरीन, फास्फोरस, फ्लोरीन, इनमें बॉन्ड एंगल कौन सा है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द फ्लोरीन, फास्फोरस एंड फ्लोरीन। तो क्या बताओगे आप, यहां पर आप अगर फ्लोरीन को यहां लगा देते तो गड़बड़ हो जाता, यहां लगा देते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि इनके बीच बॉन्ड एंगल, राइट बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री। पूछेंगे कि फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, इनका बॉन्ड एंगल कितना है, तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। फ्लोरीन, फास्फोरस और क्लोरीन बॉन्ड एंगल कितने का आ रहा है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग चैप्टर का है हालांकि, पर यहां समझ लीजिए जो एक्सियल बॉन्ड है उसमें कौन आकर बैठता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में कौन आकर बैठेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कई बार होता क्या है, एक और एग्जांपल यहां समझ लेते हैं। मान लो यहां, मान लो एक नया एग्जांपल, मैं बोला PCl2 और F3, PCl2 और F3। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहां फास्फोरस लगाएंगे, और क्योंकि 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, ये 2 फ्लोरीन और ये 3 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन को इसमें जमा देंगे और 2 क्लोरीन को यहां जमा देते हैं। क्योंकि 2 की संख्या में है तो ये भैया 2 बॉन्ड अलग है, ऊपर और नीचे वाला, तो क्या सोचते हैं कि ऊपर और नीचे में 2 की संख्या वाला लगेगा। तो 2 की संख्या में कौन है, यहाँ क्लोरीन है, तो ऊपर और नीचे में क्लोरीन लगा देते हैं, और यहाँ बाकी जो 3 है उसको यहाँ लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ आपको देखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को आपको कहाँ रखना है, हमेशा एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर। तो इसका राइट स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसका राइट स्ट्रक्चर आएगा P, और यहां पर आप रखेंगे सबसे पहले फ्लोरीन, एक्सियल पोजीशन पर किसको रखेंगे, फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन खत्म हो गया, फ्लोरीन खत्म हो गया, तो आप यहां पर बचे हुए एटम को रखेंगे। एक तो फ्लोरीन बचा हुआ है, F3 है, और बाकी 2 क्लोरीन। तो ये इस तरीके का बनेगा इसका शेप। तो ये राइट शेप है, ठीक है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। बॉन्ड एंगल देख रहे थे हम, कौन कौन से बॉन्ड एंगल हैं, क्योंकि हमें क्या करना था, उन बॉन्ड एंगल के हिसाब से लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करना था, लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करना था। वो पूरा भूल जाइए, वो अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। वापस हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या आया हमारा, ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो उसमें एक लोन पेयर हो, मान लो इस सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर हो, तो उनका शेप क्या आएगा। तो उनके शेप को जानने के लिए हमें उस लोन पेयर को लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाएं, यहाँ 2 तरीका है लगाने का। यहाँ 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल हम देखेंगे। एक तो किसमें, यहाँ तीनों जो जमे हुए हैं ट्राइगोनल शेप में, 3 जो ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं उनके बीच बॉन्ड एंगल कितने का है, 120 डिग्री, और इसके बीच बॉन्ड एंगल कितने का है, 90 डिग्री। तो बताओ कहाँ से निकालें, यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ मान लो मैं ऊपर से निकाल दिया, यहाँ एक लोन पेयर को जगह दिया ऊपर में, तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो ऊपर का लोन पेयर है इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ 90 डिग्री में है, ठीक है। पहला केस ऊपर से निकाला तो लोन पेयर का जो डिस्टेंस है बाकी जो हमारे ट्राइगन में जमे हुए एटम से 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री इसके साथ। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हम यहाँ पिरामिड से ना निकालकर कहाँ से निकालें, ये ट्राइगोनल शेप है वहाँ से निकालकर उसको जगह दें। तो ट्राइगोनल शेप से जब निकालें इस तरीके से,
और यहाँ उसको जगह दिए, तो बाकियों को वो रिपेल कितने डिग्री में करेगा? 120 डिग्री में, 120 डिग्री। और हमें पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे रिपल्शन कम होता है। तो इस लोन पेयर के साथ ये बाकियों का रिपल्शन कितने डिग्री में होगा? 120 डिग्री। जबकि हमने पहला केस देखा था, ये ऊपर वाला निकाले थे हम, ऊपर वाला, तो बाकियों के साथ ये रिपल्शन कितने डिग्री के बीच हो रहा था? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में सिंपल सी बात है ज़्यादा रिपल्शन होगा, 90 डिग्री मतलब पास। और 120 डिग्री यहाँ से निकालेंगे, 120 डिग्री से, तो 120 डिग्री से निकालेंगे तो उनका रिपल्शन कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ रहा है तो लोन पेयर को आपको जगह हमेशा कहाँ से देना है? जो ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं, ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं, अरेंज्ड है जो एटम, वहां से हटाना है, ना कि ऊपर में और नीचे में जमे हुए उन एटम को हटाना है। कहाँ से हटाना है? ट्राइगोनल शेप में जो जमे हुए हैं उन एटम को हटाना है। तो अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको हटाना है यहाँ ट्राइगोनल शेप से। ट्राइगोनल शेप से मैंने हटाया एक बॉन्ड और उसके जगह पर मैंने रखा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर मैंने रखा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये शेप क्या आया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप नेग्लेक्ट करिए, बाकी जो एटम हैं उनका अरेंजमेंट देखिए कैसे जमे हुए हैं। तो ये असल में दिख कैसे रहा है, मैं क्या करता हूँ चारों ओर से आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब क्या किया मैं, इसको ये वाला और ये वाला, ये दोनों को देखिए, ये दोनों मान लो जमीन में गड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला दोनों जमीन में गड़े हुए हैं। इधर एक बच्चा बैठा, इधर दूसरा बच्चा बैठा और बढ़िया मस्त झूल रहा है। तो ये झूले की तरह नहीं दिख रहा है जो पार्क में लगा होता है? तो पार्क में लगे झूले को या क्या बोलते हैं? सीसॉ, सीसॉ झूला। ठीक है, तो ये कौन सा शेप कहलाता है? सीसॉ शेप। ये दोनों नीचे गड़े हुए हैं और इधर एक बच्चा बैठकर, इधर एक बच्चा बैठकर दोनों झूलते हैं। इस झूले को बोला जाता है सीसॉ झूला और उसी के नाम से यहाँ उसका शेप पड़ गया सीसॉ शेप, सीसॉ शेप। इसका एक और नाम है, वो क्या है? इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। यहां नीचे लिख दिया हूं, देखो टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो दोनों नाम से इसको जाना जाता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में सीसॉ ना देकर क्या दिया हो ऑप्शन में? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, वही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें से एक लोन पेयर को जगह दी है बॉन्ड पेयर को हटा के, तो ये सीसॉ शेप आ गया, ये सीसॉ शेप। ठीक है, अब क्या किए, हमारे मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया, पर उसमें दो लोन पेयर हो, तब कौन सा शेप आएगा? दो लोन पेयर हो तो हम देखेंगे कौन सा शेप आता है। वापस लगा दिया इसको। हम क्या जानते हैं कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। लोन पेयर को जगह देना है तो यहीं से देना है। तो दो लोन पेयर को जगह कैसे देंगे? ये पहले लोन पेयर के लिए जगह दी है एक बॉन्ड को हटाकर, यही ट्राइगोनल शेप से हटाएं। दूसरे लोन पेयर को भी यहीं से हटाना है क्योंकि डिग्री कितने का बन रहा है? 120 डिग्री का। ठीक है, इसीलिए यहाँ रिपल्शन कम होगा। दूसरे को भी यहीं से हटाए, ये दूसरे को भी यहीं से हटाएं, तो एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। तो अब ये शेप कैसा बन गया? ये शेप बनेगा कुछ इस तरीके का। ये कौन सा शेप है जी बताइए? ये शेप कहलाता है टी शेप। ये इंग्लिश के लेटर टी जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये शेप कहलाता है टी शेप। तो अगर हमारे मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और सेंट्रल एटम में दो लोन पेयर है, तो ये शेप क्या आता है? टी शेप। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दो लोन पेयर के साथ ये शेप आया टी शेप। ठीक है, ये टी शेप। ठीक है, अब ये आप ध्यान से देखना, ये एक्सियल बॉन्ड है, मैं कहीं से इसको छेड़ नहीं रहा हूं, एक्सियल बॉन्ड को वैसे के वैसे रखना है। ये यहाँ लोन पेयर, ये यहाँ लोन पेयर, दो लोन पेयर हमने इंट्रोड्यूस किया है। दो लोन पेयर के साथ ये टी शेप में कन्वर्ट हुआ। मान लो उसमें तीन लोन पेयर है, मान लो कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम में? तीन लोन पेयर। तो एक्सियल बॉन्ड जो 90 डिग्री में है उनको तो छेड़ना ही नहीं है। किससे निकालना है हमें बॉन्ड को? ये 120 डिग्री वाले से। तो ये इससे एक और बॉन्ड निकाल दिया और यहां मैंने एक और लोन पेयर रख दिया। कितने लोन पेयर हो गए? एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर और यहां तीन लोन पेयर। तो तीन लोन पेयर के साथ ये शेप कौन सा आ रहा है? ये शेप आ रहा है लीनियर शेप।
तीनों जो हमारे एटम है वो कैसे जमे हुए हैं, एक ही लाइन में जमे हुए हैं, और ये शेप कहलाता है लीनियर शेप। तो अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई मॉलिक्यूल है और उसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनका शेप आ जाएगा लीनियर शेप। वो जमे होंगे लीनियर शेप में, एक लाइन में जमे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर Z जो आया है वो 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 6 ऑर्बिटल आपको गिनने हैं, S का 1, P का 3, टोटल हुए 4। उसके बाद D का क्या लेना पड़ेगा, 2, तब टोटल कितना हो जाएगा 6। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो हमारा ज्योमेट्री आता है वो आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इस तरीके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अभी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखता कैसे है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का। फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो फिर से हम बॉन्ड को हटा लेते हैं और एक एक करके मैं बताऊंगा कि वो कैसे जमे हुए होते हैं। ये मान लो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, इसमें होता क्या है, 4 जो होंगे, 4 हमारे एटम वो कैसे जमे होंगे, 1, उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद 3 और ये 4 जो एटम है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में जमे होते हैं, स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक है, एक स्क्वायर के रूप में, और इसको टिल्ट कर देता हूं और यहां ऊपर में एक एटम को अटैच करता हूं ऊपर, इस तरीके से। अब इनको आप जोड़िए, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और क्या बना लेगा, एक पिरामिड। तो ऊपर एक पिरामिड आपको लगाना है और नीचे दूसरा पिरामिड आपको लगाना है, इस तरीके से। तो ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर में जमा हुआ 4 जो है एटम, वो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अब यहां भी आपको देखना है कि बॉन्ड एंगल इनके बीच कितना होता है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए भी, और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है SF6, जिसमें बीच में होता है सेंटर में सल्फर। ठीक है, और ऐसे 4 जो एटम रहेंगे वो स्क्वायर में जमे होंगे, 4 एटम स्क्वायर में जमे होंगे। कौन कौन से, मान लो यहां पर मैंने क्या रखा, एक फ्लोरीन, यहां पर मैंने रखा दूसरा फ्लोरीन, यहां पर तीसरा, और यहां पर रखा चौथा फ्लोरीन। तो ये चारों जो फ्लोरीन है वो स्क्वायर में जमे हुए होते हैं, ये इस तरीके से, ये 1 2 3 4 स्क्वायर में जमे हुए। एक कहां रहेगा, ऊपर की ओर, और एक कहां रहेगा, नीचे की ओर। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है, ये ज्योमेट्री कहलाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल देखेंगे क्या क्या हो सकता है, क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें जब यहां ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके साथ मान लो सेंट्रल एटम में क्या लगाना हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लगाना हो तो बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, जहां उस लोन पेयर को रख रहे हैं उसका लोन पेयर का रिपल्सन बाकियों के लिए कम लगे, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल देखा जाता है। तो बॉन्ड एंगल देखते हैं किसके किसके बीच कितना कितना होता है। यहां ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला और ये वाला देखिए, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, वैसे ही इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए तो इसके बीच भी बॉन्ड एंगल 90, इसके लिए आप देखेंगे इसके लिए भी 90, यहां घुमा के देख लीजिए इसके लिए भी 90, नीचे से आप देखेंगे सब 90 में जमे हुए हैं, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ ये 90, मतलब सारे जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले हैं इनके साथ जो स्क्वायर में जमे हुए हैं उनका बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद अपोजिट वाले का, सब अपोजिट वाले का, इसके अपोजिट में कौन है, ये, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल है कितने का, 180 डिग्री। लिख लेते हैं, ये जो है ये आपस में 90 डिग्री में जमे हुए होते हैं, इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी होता है 90 डिग्री। समझ पाए, ये जो हमारा ये और ये और ये और ये सब जो है 90 डिग्री में जमे हुए हैं। इसको कैसे भी आप घुमा के देख लीजिए, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा। क्यों सिमेट्रिकल, क्योंकि सारे जो इसमें एटम है वो 90 डिग्री में है, बस छोड़ के अपोजिट वालों को, ये इसके बीच 90, ये इसके बीच 90, ये ऊपर और ये इसके बीच 90, नीचे और इसके बीच 90, सब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का। बस अपोजिट वालों को देखिए, ये इसके अपोजिट में ये जमे होंगे 180। जैसे ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये अपोजिट में है, ये कितने डिग्री में बनाएंगे एंगल, ये 180 डिग्री। ये वाला और ये वाला अपोजिट है, इन दोनों का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 180। तो अपोजिट वालों को छोड़ के
बाकी सारे बॉन्ड एंगल इसमें कितने होते हैं 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हैं सब में, तो यहां पर अगर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखना होगा तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। पहला वाला आप कहीं से निकालिए, क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, रिपल्शन होगा तो 90 डिग्री में ही होगा। तो आप यहां से अगर एक लोन पेयर को रखना है कहीं से पर भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से कहीं से भी निकाल सकते हैं, पर ये पहला वाला निकालना है तब, दूसरे वाले के लिए कंडीशन है, ठीक है। पहला वाला निकाले, यहां पर लोन पेयर रखे, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे मॉलिक्यूल में और सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक बॉन्ड को कहीं से भी हटाइए और यहां जगह दीजिए किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जगह देकर भूल जाना है, जगह देकर भूल जाइए। बाकी जो एटम है उसको आपको देखना है कौन से शेप में अरेंज्ड है। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूं, इन द सेंस इसको मैं इस तरीके से उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद ये कैसे दिख रहा है, ये जो स्क्वायर में जमे हुए हैं, ये स्क्वायर में जमे हुए हैं और स्क्वायर के ऊपर में क्या लगा है, एक पिरामिड। क्यों? यहां से आप मिलाकर देखिए एक पिरामिड के जगह जैसा लगेगा। सभी एटम के साथ इसको मिलाइए तो एक पिरामिड के जैसा लगेगा। तो क्योंकि ये स्क्वायर में जमे हुए हैं और ऊपर में एक पिरामिड है तो इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये शेप कौन सा निकल के आया, यहां ये है स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप। अब देखिए यहीं से देख लेते हैं, इसको फिर उल्टा नहीं करते। यहां एक लोन पेयर को हमने जगह दिया है, ठीक है। ये यहां 90 डिग्री में रिपेल कर रहा है, ये 90 डिग्री में इसके साथ 90 डिग्री में है, रिपेल कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब हम कहां दूसरे वाले को कहां जगह दें? मान लो हमारा सेंट्रल एटम कितने लोन पेयर रख रहा है, 2 लोन पेयर रखा है। तो 2 लोन पेयर रखा है तो एक को तो हमने जगह दे दिया, दूसरे लोन पेयर को कहां जगह दे? अगर आप इस स्क्वायर में जमे हुए एटम्स के पास जगह दिए तो यहां लोन पेयर है और 90 डिग्री में आप जगह दे रहे हैं, 90 डिग्री में जगह दे रहे हैं लोन पेयर को। तो लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, कहां पढ़े हैं, इसके पहले हमने टॉपिक किया है VACPR। सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच, उसके बाद होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, और उसके बाद लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। तो आप लोन पेयर को यहां नीचे रखे हैं और दूसरे लोन पेयर को जगह दे रहे हैं 90 डिग्री में, यहां 90 डिग्री में, ठीक है। ये और ये 90 डिग्री में होते हैं, तो 90 डिग्री में जगह देंगे तो दबा के रिपल्सन होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लोन पेयर को नीचे और एक लोन पेयर को कहां रखेंगे, ऊपर, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले का बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये रिपल्सन बहुत कम होगा, वो ना के बराबर, या फिर वो सीधा एक दूसरे को रिपल्सन को कैंसिल कर देंगे। ये देखो, ये नीचे एक लोन पेयर, ऊपर एक लोन पेयर, ठीक है। तो रिपल्सन बहुत कम। अब ये शेप कौन सा आया, इस तरीके से ये स्क्वायर में जमा हुआ मिलेगा। जब 2 लोन पेयर को जगह देंगे तो ये बाकी जो अटैच्ड एटम है वो स्क्वायर में जमे हुए मिलेंगे आपको, स्क्वायर में जमे हुए हैं। इसको एक किसी भी सरफेस में चिपका दूं तो ये सारे एटम जो हैं एक ही प्लेन में पता चलेंगे आपको, एक ही प्लेन में है। तो इस शेप को आपको बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर। एक ही प्लेन में होने के कारण सारे जो एटम एक ही प्लेन में है, इस कारण इसको प्लेनर बोला जाएगा। तो हमारा ज्योमेट्री किस शेप में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप में, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं, ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर यहां स्क्वायर प्लेनर तक ही आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो z की वैल्यू है अगर 7 आया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा। तो 7 आपको टोटल ऑर्बिटल गिनने होंगे। तो s का 1 आएगा, p का 3 आएगा और d का कितना आएगा 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। sp3d3 के साथ जो ज्योमेट्री आता है वो आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन जो जो आ रहा है उसके साथ ज्योमेट्री क्या क्या आता है उसको याद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई चारा नहीं है आपके पास। जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है उसके साथ क्या ज्योमेट्री आता है उसके लिए कोई चारा नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद वो किस शेप में कन्वर्ट होता है उसके लिए चारा है, और चारा क्या है यही जो मैं सिखा रहा हूं वही, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये ऑटोमेटिक बनेंगे, ठीक। अब sp3d3 के साथ पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आता है बोल रहे हैं, तो वो दिखता कैसे है। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो समझाता हूं।
ये हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखे थे, कुछ इस तरीके का होता था ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का अभी देखे हैं। इसमें फर्क क्या है पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर से, फर्क क्या है कि आप इसको देखिए, ये स्क्वायर में जमे होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में जो 4 एटम होते हैं वो स्क्वायर में जमे होते हैं। यहाँ किस में जमाना है आपको, एक पेंटागोनल शेप में जमाना है। पेंटागोनल शेप मतलब ये इस तरीके से, ऐसे, मतलब हमारा स्क्वायर क्या बन जाएगा, पेंटागन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 5 जो एटम होंगे एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में, और ऐसे ये जमे हुए होंगे पेंटागोनल शेप में। उसके बाद एक जो रहेगा वो ऊपर की ओर एक पिरामिड बनाएगा और दूसरा नीचे की ओर एक पिरामिड बनाएगा। तो ये पेंटागन में जमे हुए हैं इसलिए पेंटागोनल, और ऊपर एक पिरामिड तो एक पिरामिडल, और ये नीचे दूसरा पिरामिड तो ये बाइपिरामिडल। तो ये शेप कहलाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब मान लो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप है और हमारे सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना है, वही कंडीशन यहां से आप निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पिरामिड बना, यहाँ नीचे देखो एक पिरामिड बन रहा है। हो सकता है आपको समझना है तो मैं यहाँ किससे निकाल दिया, नीचे से निकाल दिया, चलो नीचे से निकाल दिया। तो ये पेंटागन में जमा हुआ है ये, और ऊपर यहाँ देखो ये एक पिरामिड बन रहा है, इसको सबको जोड़ देंगे तो ये एक पिरामिड बनाएगा। तो ये शेप कौन सा कहलाया, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, या सिंपल सा बोल सकते हैं पेंटागोनल पिरामिडल। तो यहाँ हम बनाएंगे, लिखेंगे शेप जो आ जाएगा एक लोन पेयर के साथ, ये आएगा पेंटागोनल पिरामिडल या पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। एक पिरामिड है इसलिए मोनोपिरामिडल। अब मान लो सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर को आप नीचे जगह दिए हैं तो 180 में दूसरे लोन पेयर को जगह देंगे, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल में देख रहे थे। तो यहां से भी एक और हटा दिए तो ये 2 लोन पेयर आ गए, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। दोनों लोन पेयर 180 डिग्री में जमे हुए हैं तो लेस रिपल्शन होगा। ये शेप कौन सा निकल के आएगा 2 लोन पेयर के साथ, तो ये पेंटागन में जमे हुए हैं, पेंटागोनल। ठीक है, और ये क्योंकि एक ही प्लेन में है, सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में है, इसीलिए क्या कहलाएगा शेप, पेंटागोनल प्लेनर शेप, पेंटागोनल प्लेनर। इस तरीके से जितने पॉसिबल हो सकते थे जो एग्जाम में आने लायक है वो सबका हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया, उसका ज्योमेट्री देख लिया, और उन हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारा कुछ हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल तैयार हो गया, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ड्रॉ कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इन पूरे कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना सीखते हैं। वो जो सीखे हैं वो तो अभी स्टार्टर था, मेन कोर्स अभी बाकी है, मतलब मेन पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और सबसे मेन चीज देखेंगे कि उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका शेप क्या आएगा, सारा कुछ देखते जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं लिया पहला BeCl2, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है इन द सेंस सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो एटम है सेंट्रल एटम, इसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये 1 और ये 2। ये सब हम हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अटैच्ड एटम है उसको जोड़ना है, रैंडमली जोड़ सकते हैं। यहां सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हैं, शेप हम देखेंगे। ठीक है, यहां 2 जो है अटैच्ड एटम जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है, हमें पता है वैल्यू ऑफ Z निकालते हैं, जो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहां दिख रहा होगा फॉर्मूला, और ये सारा कुछ हम सीखे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब Z निकालना है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 2 हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां है, कोई नहीं है। 2 जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0। टोटल आया इसका 2। 2 ऑर्बिटल गिनिए, S और ये P। ठीक है, 2 हो गया। sp के साथ अभी हमने टेबल में निकालना सीखा, sp के साथ ज्योमेट्री क्या आता है, यहां लिखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या आएगा, ज्योमेट्री आता है
लीनियर। ठीक है, अब शेप क्या आएगा? शेप मैंने बताया था, अगर ज्योमेट्री लीनियर है या ज्योमेट्री जो कुछ भी हो और उसके बाद उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो, तो जो ज्योमेट्री होता है वही उसका क्या होता है? शेप। तो शेप भी क्या आ जाएगा? लीनियर। शेप भी क्या आ जाएगा? लीनियर। ठीक है, मतलब जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो ज्योमेट्री होता है वही उसका शेप होता है। तो लीनियर शेप अगर मुझे बनाना है तो BE और ये एक ही लाइन में जमे होंगे सब, Cl और ये Cl, तो ये उसका शेप हो गया। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बीच में है BE बेरिलियम, उसके बाद एक साइड क्लोरीन और दूसरे साइड भी क्लोरीन, तो इस तरीके से लीनियर शेप होगा इसका ज्योमेट्री भी सेम होगा BeCl2 का, और इसका शेप भी सेम होगा क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बातें धीरे धीरे समझ में आनी चालू होंगी। ठीक है, तो पेशेंस रखें। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CH4 ले लेते हैं। CH4 पहला काम, इसका क्या करेंगे? सेंट्रल एटम लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 2 3 4 लिख लिए। उसके बाद अटैच्ड एटम को जोड़ना है रैंडमली, आपकी मर्जी कहीं कैसे भी जोड़े, कोई शेप नहीं इसका अभी हमें पता ही नहीं है। तो यहां H, यहां H, यहां H और यहां H। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए? इसमें Z निकालना है, वैल्यू ऑफ Z कितना आएगा? वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? 0। 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे चारों यूज हो गए बॉन्ड बनाने में। कितना आया टोटल? 4। क्या आएगा? sp3। 4 ऑर्बिटल गिनिए। तो ज्योमेट्री क्या देगा? ज्योमेट्री आएगा इसका टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो जो ज्योमेट्री होता है वही उसका क्या होता है? शेप। तो शेप भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, आगे करते हैं थर्ड। मान लो मैंने बोला कि NH3 का शेप क्या होता है? NH3 का शेप क्या होता है? यहां से थोड़ा आपको समझना चालू होगा। कैसे? नाइट्रोजन को लिखेंगे, उसके बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कितने होते हैं? 5 1 2 3 4 5। उसके बाद रैंडमली आपको अटैच्ड एटम को जोड़ना है। कितने हैं अटैच्ड एटम? 1 और ये 2 और ये 3। ठीक, यहां पर ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आप क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ Z। अटैच्ड एटम कितने हैं? 3 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ठीक, टोटल आया 4। 4 के साथ ये देगा sp3, 3 और 1 4। ज्योमेट्री क्या आएगा? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कैसे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन देखिए और बताइए कि इसका ज्योमेट्री क्या है। तो ये आएगा टेट्राहेड्रल। क्या इसका शेप भी टेट्राहेड्रल आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो शेप हो जाएगा चेंज। अब ज्योमेट्री शेप नहीं होगा, अब अलग आएगा। कैसे अलग आएगा? टेट्राहेड्रल शेप हम सीख चुके हैं कि ये इस तरीके का होता है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है? एक लोन पेयर को रखना है, एक बॉन्ड पेयर को हटा के। तो ये टेट्राहेड्रल शेप sp3, ज्योमेट्री आया टेट्राहेड्रल देख लिए। इसमें हम क्या किए? एक लोन पेयर को इंट्रोड्यूस किए, ऊपर में एक लोन पेयर रख दिए, क्योंकि यहाँ लोन पेयर की संख्या कितनी है? 1। तो ये शेप कौन सा आया? पिरामिडल शेप लिखे हैं, बनाए हैं टेबल में। पिरामिडल शेप आया किसका? NH3 का। मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन होगा यहाँ, उसके बाद यहाँ एक लोन पेयर होगा, जिसको खैर इससे मतलब नहीं है। लोन पेयर जब शेप देख रहे हैं तो लोन पेयर से तो मतलब नहीं है। और ये कैसे जमे होंगे? पिरामिड में जमे होंगे। ये H और ये H, ऐसे ये पिरामिड में जमे होंगे। पिरामिड की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या शेप कहलाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। आसान है, वही चीजें अप्लाई कर रहे हैं जो हम सीख चुके हैं। ठीक, अब अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। मान लो आपको बोला गया PCl3 का शेप बताइए। तो शेप कैसे बताएंगे? सबसे पहले फास्फोरस लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। रैंडमली अटैच्ड एटम को जोड़िए, Cl और ये Cl।
यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। Z इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल आया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp और 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बकायदा दिख गया। ज्योमेट्री क्या आएगा, ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब शेप क्या टेट्राहेड्रल होगा, शेप क्या टेट्राहेड्रल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां हमारे पास है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेट्राहेड्रल फिर से बनाइए, ज्योमेट्री दिख रहा है इस तरीके से दिखता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें से क्या करना है, चारों बॉन्ड एंगल सेम है, कहीं से भी आप हटाइए, एक लोन पेयर को जगह देना है, एक बॉन्ड को हटाकर लोन पेयर को जगह दे दिए, फिर से क्या शेप आया, पिरामिडल। तो इसका शेप क्या आएगा, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। मतलब ये होगा कैसे, ये फास्फोरस है और ये क्या होंगे, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, क्योंकि ये एक पिरामिड के रूप में जमे हुए हैं तो ये शेप कहलाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। आगे बढ़ेंगे, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल कर लेते हैं, H2O, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, ये ऑक्सीजन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे 1 और 2, तो ये और ये हो गए लोन पेयर। ठीक, वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू होता है अटैच्ड एटम 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दोनों को जोड़ेंगे टोटल आएगा 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आया, sp3, sp3 के साथ ज्योमेट्री देगा ये, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या शेप टेट्राहेड्रल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखें, कुछ इस तरीके का होता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जगह दीजिए, पर हमारे पास एक नहीं है 2 है, तो दूसरे के लिए भी जगह देना है, तो दूसरे के लिए भी जगह दीजिए और शेप क्या निकल कर आया, वी शेप। ये इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो इंग्लिश के लेटर वी की तरह दिखाई देता है, वी शेप। तो इसका ज्योमेट्री तो है टेट्राहेड्रल, पर शेप क्या आएगा, वी शेप। इसको और क्या बोल सकते हैं, बेंट शेप, बेंट शेप। ठीक है, आगे चलते हैं, SF4, ठीक, सल्फर को लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो फ्लोरीन को जोड़ते जाइए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर। ठीक, Z निकालेंगे, Z इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल आया इसका 5 के साथ हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, sp3d, sp3d के साथ ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री, sp3d के साथ ज्योमेट्री आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अच्छा, इसको जमाना कैसे है देख लेते हैं। ये भी, ये ऑक्सीजन है तो ये वी शेप में जमे हुए हैं ना, तो ये इस तरीके से रहेगा इसका शेप। ठीक है, वैसे ही चलो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आया किसका, SF4 का। क्या इसका शेप सेम होगा, शेप बिल्कुल सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे दिखेगा, तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप जो होता है हमारा, ज्योमेट्री आया है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल और ये एक ऊपर पिरामिड, ये नीचे पिरामिड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, तो एक जगह हमको खाली करना पड़ेगा। तो याद करो मैंने क्या बताया था, हमें किससे हटाना है, ट्राइगोनल शेप में जो जमे हुए एटम है वहां से हटाना है। तो एक को हमने हटाया और एक लोन पेयर के लिए जगह दिया। शेप कौन सा आया भाई, ये सीसॉ झूले के समान, सीसॉ झूले के समान। तो इसका शेप आएगा सीसॉ। इसी को बोला जाता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टीडी, टीडी का मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, आगे चलते हैं, PCl5, PCl5, ठीक, फास्फोरस। उसके बाद यहां 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अटैच्ड एटम है 5, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन
4 और ये 5 क्लोरीन। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 5, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, ये हो गया टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d। ज्योमेट्री क्या आएगा? ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ये इस तरीके से, ट्राइगोनल, ऊपर एक पिरामिड नीचे दूसरा पिरामिड। क्या इसका शेप भी सेम आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 0 हो तो जो ज्योमेट्री है वही क्या आता है? शेप। तो यहां सेम आएगा, यहां ऐसे कर देता हूं, ये सेम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जमे कैसे होंगे? ये जमे कुछ इस तरीके से होंगे, फॉस्फोरस और ये 3 जो है वो ट्राइगोनल शेप में जमे होंगे, और ऊपर एक नीचे एक, बस क्या हो गया? ठीक है, आसान है। नेक्स्ट करते हैं XeF2। ठीक है, इसमें जिनॉन है सेंट्रल एटम, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अटैच्ड एटम है 2, 1 एंड ये 2। ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, 1 2 और ये 3। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Z की वैल्यू क्या आएगी? Z इज इक्वल टू अटैच्ड एटम है 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने? 3। टोटल आया 5, 5 में आता है sp3 और ये D, sp3d। ठीक है, ज्योमेट्री क्या आएगा? ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या आएगा? शेप यहां 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो शेप तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि जब 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब होता है ज्योमेट्री बराबर शेप। पर यहां तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। करके देखते हैं। हमारा ज्योमेट्री आया है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही तो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कहां से निकालना है? ट्राइगोनल शेप में जो जमे एटम है वहां से 1 निकाले, 2 निकाले और यहीं से निकाले 3। अब ये देखिए कि क्या शेप निकल कर आया। तो लीनियर शेप, सारे जो एटम है वो कैसे जमे हुए हैं? लीनियर शेप में जमे हुए हैं, तो इनका शेप क्या आएगा? लीनियर शेप आ गया, लीनियर। मतलब ये जमे कैसे हैं? ये जिनॉन है बीच में और फ्लोरीन है यहां और एक फ्लोरीन है यहां, तो ये तीनों एक ही लाइन में जमे हुए हैं, लीनियर शेप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। XeF4, XeF4। ठीक है, XeF4 में देखेंगे Xe जो जिनॉन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 7 8। 4 जो हमारे अटैच्ड एटम है उनको जोड़िए, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। Z निकालेंगे, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 4, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, टोटल आया इसका 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, 6 ऑर्बिटल्स गिनेंगे, sp3d2 आएगा। उसके बाद इसका ज्योमेट्री क्या आएगा? ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 के साथ ज्योमेट्री आता है ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या आएगा? तो यहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ज्योमेट्री के बराबर तो शेप नहीं आएगा। ज्योमेट्री बराबर शेप तब होता है जब 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप देखेंगे अलग होगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे? इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमें पता है कि हम कहां से निकालते हैं। पहला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप कहीं से निकालिए, ठीक है, और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं? ये इसके 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री से निकाले। अब ये जो शेप निकल कर आया, इस शेप को बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर शेप। सीख चुके हैं हम, ठीक। तो स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक। तो ये जमे कैसे होंगे? ये जिनॉन, बीच में जिनॉन, और यहां स्क्वायर में जमे होंगे 4 फ्लोरीन। ये स्क्वायर में जमे हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जिनॉन का भी देख लिया। जिनॉन और उसमें 4 फ्लोरीन जुड़े होंगे, तो चारों फ्लोरीन कैसे अरेंज्ड होंगे? स्क्वायर प्लेन में, ठीक है।
अगला हम देखेंगे, पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला एग्जांपल हमारा है XeO3F2, XeO3F2। इसमें ज़ीनॉन है सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है, डॉट के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन है डाइवैलेंट एटम, ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन जुड़ा, ये और ये 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेंगे। उसके बाद यहाँ F2, F और यहाँ F, इस तरीके से यहाँ Z निकालेंगे। Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 5, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है 0, टोटल आया इसका 5, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d, ठीक है। ज्योमेट्री क्या आएगा, ज्योमेट्री इसका आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। कैसे होता है, तो कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो ये इसको जमाना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में। क्यों जमाना है, क्योंकि इसका शेप भी होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शॉर्ट में लिख दिया हूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। जमेंगे कैसे, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सीख चुके हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनको हमें कहां जमाना होता है, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो ध्यान देना, यह ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को हमें कहां रखना पड़ेगा, एक्सियल में रखना पड़ेगा। तो यहां मैंने बीच में ज़ीनॉन लिखा और दोनों एक्सियल में फ्लोरीन को जमाया। ये हमारा ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, ये तीनों कैसे जमे हैं, ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं। तो ये किसका शेप है, XeO3F2 का शेप, ठीक है। आगे करते हैं XeO4, ठीक है। ज़ीनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो 1 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन। यहां Z निकलेगा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 4, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, टोटल आया इसका 4, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप क्या आएगा, शेप भी आएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो शेप भी आएगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल शेप आपको पता है कैसे होता है, ये ज़ीनॉन है अगर, तो एक जो रहेगा वो ऊपर की ओर और ये ऐसे जमे होंगे, ये टेट्राहेड्रल शेप, ये सारे एटम जो हैं इससे जुड़े होंगे, ऐसे टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सबसे पहले तो बोरॉन को लिखेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं 3 बॉन्ड बनाने में। Z इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, टोटल इसका आया 3, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, ज्योमेट्री क्या आएगा, ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या आएगा, क्योंकि यहां 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो शेप इज इक्वल टू क्या आएगा, ज्योमेट्री, तो ये भी आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आप सबको पता है इस तरीके का होता है, ये ट्राइगोनल शेप में जमे हुए हैं एक ही प्लेन में होने के कारण ट्राइगोनल प्लेनर। तो मतलब इसका क्या है कि बोरॉन रहेगा बीच में और ये जो रहेंगे एक त्रिभुज में जमे हुए होंगे, ये F फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहलाता है। तो इसका शेप कुछ इस तरीके का होगा, ज्योमेट्री भी सेम और शेप भी सेम। आगे चलते हैं BrF3, इसमें सेंट्रल एटम होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7,
उसके बाद अटैच्ड एटम है 3, तो 3 फ्लोरीन को आप ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से, और ये हो गया तुम्हारा एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। Z इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं 3, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 2, टोटल आया इसका 5, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। ज्योमेट्री आया इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। यही है ट्राइगोनल, और एक पिरामिड ऊपर की ओर और एक पिरामिड नीचे की ओर। पर ये शेप ये तो नहीं आएगा शेप, क्योंकि यहां दो लोन पेयर है, जगह देना पड़ेगा 2 लोन पेयर। कहां से निकालेंगे? ट्राइगोनल शेप में जो जमे हैं वहां से एक लोन पेयर आप निकाल दिए और 2 लोन पेयर आप निकाल दिए। तो शेप कौन सा आया? शेप आया टी शेप। क्या शेप आया? टी शेप। तो ये जो है वो टी शेप में अरेंज्ड होते हैं। टी शेप मतलब क्या है? बीच में ब्रोमीन रहेगा और इस साइड फ्लोरीन जमे होंगे, पर कैसे जमे होंगे? टी शेप में जमे होंगे, टी शेप में। ठीक, तो इस तरीके से हमने इन सब मॉलिक्यूल का भी शेप निकाल लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगला एग्जांपल है ICl7। ठीक है, आयोडीन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 7 और 7 के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं 7 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसका Z का वैल्यू क्या आएगा? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम है 7, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0, टोटल इसका आया 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगा? sp3d3। ज्योमेट्री क्या देता है ये? ज्योमेट्री sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या आएगा? जब 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या आएगा? शेप। तो इसका शेप भी क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और वो होता कैसे है? मैंने बताया था कि वो ऑक्टाहेड्रल के जैसे ही होता है। ऑक्टाहेड्रल में जैसे ये स्क्वायर में जमे हुए होते हैं, फर्क क्या होता है? सिर्फ ये पेंटागन में जमे हुए होंगे। 5 जो रहेंगे वो पेंटागन में जमे हुए होंगे, एक जो है ऊपर की ओर पिरामिड बनाएगा, दूसरा जो है नीचे की ओर पिरामिड बनाएगा। इसका मतलब ये जमे कैसे होंगे? ये आयोडीन, उसके बाद ये 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 और ये 5, पांचों क्लोरीन किस में जमे होंगे? एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर में जमे होंगे, और एक ऊपर की ओर होगा और एक कहाँ होगा? नीचे की ओर। एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो इस तरीके से ICl7 का ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होता है। अगला करते हैं, चलो SO2। SO2 का कर लेते हैं। SO2 में सल्फर सेंट्रल एटम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। उसके बाद देखेंगे आप, यहां ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड से जुड़ेगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया 1। Z की वैल्यू निकालते हैं। Z इज इक्वल टू हो जाएगा अटैच्ड एटम 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल आया 3, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इस तरीके से दिखाई देता है। अब हमारे पास क्या है? यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री के जैसे नहीं रहेगा, शेप अलग आएगा। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जगह देना है क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम है, कहीं से भी हटाइए। तो यहाँ से मैं जब हटा दिया और लोन पेयर को रखा यहाँ, तो ये शेप क्या बन गया? इसको उल्टा करके देखेंगे तो शेप आता है V, तो इसको बोला जाता है V शेप, या फिर इसको बोला जाता है बेंट शेप। ठीक, मतलब ये जमे कैसे होंगे? ये मैंने लिखा सल्फर और यहाँ ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये V शेप में जमे होते हैं। ठीक है, अगला करते हैं SO3। यहाँ फिर से सल्फर सेंट्रल एटम, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है
तो ये कैसे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। Z की वैल्यू निकालते हैं, Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3, लोन पेयर इस बार कोई नहीं बचा, तो यहां टोटल आएगा 3 sp2, ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री ये आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप, क्योंकि यहां पर 0 लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही क्या आएगा, शेप, तो शेप भी आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये रहेंगे कैसे, इस तरीके से, ये, ठीक है। बीच में सल्फर, ऑक्सीजन, 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 तो यहां बना देते हैं, यहां सल्फर, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में जमे हुए हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। MgCl2 मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ दूसरा क्लोरीन। Z इज इक्वल टू आया नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 2, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, टोटल आया 2, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके साथ इसका ज्योमेट्री आएगा लीनियर, तो जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है उसके कारण इसका शेप जो आएगा वो भी आएगा लीनियर, और लीनियर शेप आपको पता है यही है, ये जो सारे एटम है एक लाइन में जमे हुए हैं, लीनियर शेप, ठीक है। अगला करेंगे हम BCl3, तो बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, 3, तो 1, 2 और ये 3, तीनों में क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन। Z निकालेंगे, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम है 3, लोन पेयर है 0, टोटल आया 3, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और ज्योमेट्री ये देगा, ज्योमेट्री ये देगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो शेप भी आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी आएगा 0 होने के कारण ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये जमे कैसे होंगे, यहाँ बीच में बोरॉन होगा और ये ट्राइगोनल शेप में जमे होंगे, सारे एटम एक ही प्लेन में है इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगला XeO2F2, यहां जिनॉन सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यहां पर देखेंगे 2 ऑक्सीजन है जो डाइवैलेंट होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन को आप ऐसे जोड़िए 1 और ये 2, डाइवैलेंट मतलब 2 बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन, यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है। Z इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 1, टोटल आया इसका 5, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, ज्योमेट्री आएगा इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। अब शेप क्या आएगा, शेप यहां देखना पड़ेगा, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। ये ट्राइगोनल, एक ऊपर पिरामिड नीचे दूसरा पिरामिड, ठीक। अब यहां पर है हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, ट्राइगोनल शेप से निकालना है बॉन्ड को, और वहां जगह देना है किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये शेप कौन सा आया, ये झूले की तरह लगता है, बताया था। ये कौन सा शेप है, सीसॉ। तो अब यहां ध्यान क्या देना है, यहां कैसे बना सकता हूं मैं, जीनॉन को यहां रखा और यहां हो सकता है 2 ऑक्सीजन है, इसको आप इस तरीके से जोड़ेंगे ऑक्सीजन, और यहां आप जोड़ेंगे फ्लोरीन को, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप यहां जीनॉन को रखें, यहां 2 फ्लोरीन को रखें और यहां 2 ऑक्सीजन को। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, ये नीचे में गड़ा हुआ है और ये एक बच्चा बैठेगा, यहाँ दूसरा बच्चा बैठेगा और ये दोनों झूलेंगे ऐसे, तो ये सीसॉ शेप है, ये भी सीसॉ शेप है, ठीक है। तो अब हम इस वाले शेप को सही माने, इस वाले शेप को सही माने। दिक्कत ये है कि इस वाले शेप में देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है नीचे में है, और इस वाले में आप देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक दूसरे के अपोजिट में है। और हमें पता है कि जब 2 ऐसे
एटम एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं तो वो एक दूसरे के डाइपोल को कैंसल कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, और जिनका डाइपोल ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है। तो डाइपोल को ये कैंसल करने के लिए कहाँ रहना चाहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट में रहना चाहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर गलत है और ये स्ट्रक्चर सही है। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला स्ट्रक्चर और ये जो सीसॉ वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में जो ये वाला है उसमें एक्सियल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ जो सीसॉ शेप है इसमें आपको ये वाले बॉन्ड में किसको रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को, ताकि ये एक दूसरे के डाइपोल को क्या कर दे, कैंसल आउट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एग्जाम्पल भी कर लिया। नेक्स्ट कर लेते हैं SF6 सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, फ्लोरीन भी है 6, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 और ये 6। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, टोटल आया 6, sp3d2। ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, शेप क्या आएगा, शेप इज अगेन ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये शेप भी क्या देगा, ऑक्टाहेड्रल। जो ज्योमेट्री वही शेप, मतलब ऑक्टाहेड्रल तो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, सल्फर के ऐसे 4 जो लगे रहेंगे फ्लोरीन, वो कैसे रहेंगे, स्क्वायर में जमे हुए होंगे, स्क्वायर में, और एक ऊपर की ओर पिरामिड और एक नीचे की ओर पिरामिड, ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शेप और ज्योमेट्री इसका दोनों ऑक्टाहेड्रल होगा। तो आज हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स कवर करने की कोशिश किए हैं। इसके बावजूद आपके पास कोई और एग्जांपल रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका ज्योमेट्री और शेप जरूर बताऊंगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जो था VSEPR थ्योरी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।